स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक किस चीज़ के मुतालिक है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन यानी फ्रॉम बेसिक यूनिट्स टू लार्जर यूनिट्स, ये किस तरह इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई है। स्मॉल यूनिट इनका क्या है, फिर रफ्ता रफ्ता ये कम्प्लेक्स होकर इसकी लार्जर यूनिट ये क्या बन जाती है। तो इसके मुतालिक आज हमारा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तकरीबन इस दुनिया में 30 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं। तो 30 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ में पिछले लेक्चर में बता चुका था कि 15 लाख से ज़्यादा जो हैं वो एनिमल्स हैं, बकाया 15 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, मोनेरा हैं, फंजाई हैं, ये चारों मिलकर 15 लाख बनाते हैं। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह हुई है कि सारे के सारे फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स जा चुके हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल शुरू का जो किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा का एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बाद प्रोटिस्टा आते हैं, वो भी यूनिसेलुलर बट मोर एडवांस देन बैक्टीरिया। फिर उसके बाद फंजाई हैं, लिटिल बिट और भी एडवांस हो जाते हैं। इसके बाद हैं प्लांटी, फिर एनिमेलिया। तो फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स द एनिमल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि सबसे पहले जितनी भी चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि हर एक चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी होती है। मैटर से एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वेट इज नोन एज मैटर। अब मैटर एटम से मिलकर बना होता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं विच इज़ नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल। सो सब एटॉमिक पार्टिकल से ही स्टार्ट होती हैं, जिससे आप मुतारिफ हैं, जिसको आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इब्तिदा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बल्कि किसी भी चीज़ की इब्तिदा यहाँ से होती है। लेकिन चूंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे तो इसी वजह से मैं बजाय किसी और नॉन लिविंग चीज़ के बारे में को कंसिडर करूँ, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करूँगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की इब्तिदा यानी जो बेसिक चीज़ है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम, वो वहाँ से इब्तिदा होती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेड ऑफ एटम्स, ठीक है। अब ये सिमिलर एटम्स, जितनी भी एटम होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे कुछ सिमिलर एटम होते हैं, कुछ डिफरेंट एटम्स होते हैं। जो सिमिलर एटम्स होते हैं ये आपस में मिलकर एलिमेंट्स बना देते हैं, ठीक है। व्हाट इज एलिमेंट्स? केमिस्ट्री में एलिमेंट की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि जब सिमिलर एटम आपस में मिल जाएं तो उसको कहते हैं एलिमेंट्स। सिमिलर एटम एंड कंबाइंड टू ईच अदर विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड विच कैन बाय अ सिंपल ऑर्डिनरी रिएक्शंस विच इज नोन एज एलिमेंट्स। अब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 192 नेचुरल हैं और बकाया जो है वो आर्टिफिशियल हैं। तो 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मौजूद हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मौजूद हैं वो एलिमेंट 16 के करीब हैं। तो ये 16 एलिमेंट, इनमें से फिर कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा रेशों के हैं और कुछ ऐसे हैं जो कम हैं। इनमें से 6 के करीब एलिमेंट ऐसे हैं, 6 एलिमेंट्स आउट ऑफ 16 which constitute 99% of the living organism body, mean plant, animal and microorganism. Those elements are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and calcium. ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के 99% इन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लेट सपोज H2O। आपको मालूम है कि वाटर 70% हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। अब वाटर क्या है? H2O। अब 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो देखो 70% तो सिर्फ वाटर है। इसी तरह साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही चीज़ें हैं जो 99%, आगे जाकर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये 99% बनाते हैं। रह गई एक, जो यहाँ पर कितने एलिमेंट बच गए? 16 से 6 निकाले 10 बच गए। अब ये जो बकाया 10 एलिमेंट हैं ये कम तादाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मौजूद होते हैं, जो तकरीबन विच कंस्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। कैसे? फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हमारे बॉडी में मिलकर ग्लूकोज बना देते हैं,
ठीक है। अब ग्लूकोज हमारी खुराक होती है, ग्लूकोज की बेस पे हम चलते हैं। जिस तरह मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल होता है, तो इस तरह हमारे बॉडी के लिए ग्लूकोज हैं जिस पे हमारा इंजन चलता है। इसी तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर मिलकर अमाइनो एसिड बना देते हैं। तो देखो यही एलिमेंट्स हैं, और यही एलिमेंट्स जो हैं ये एटम से मिलकर बने हैं, और एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो एटम से बात एलिमेंट तक आ गई। एलिमेंट्स मिलकर आगे क्या बना देते हैं? एलिमेंट आगे मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। एलिमेंट आगे मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये मिलकर क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल या कंपाउंड। सो नेक्स्ट हमारे साथ स्टेप है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। तो बायो एलिमेंट्स कंबाइंड एंड फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। जिस तरह ऊपर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड बन चुके हैं, इसी तरीके से ये नीचे एलिमेंट आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं या कंपाउंड बना देते हैं। अब फिर हमारे बॉडी के अंदर दो तरह से मॉलिक्यूल होते हैं, एक को कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरे को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल एज द नेम इंडिकेट, मैक्रो लार्ज को कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल और दोज मॉलिक्यूल हुज मॉलिक्यूलर वेट इज लेस। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड। अब देखो जिस तरह ये चीज़ आपस में मिली अमाइनो एसिड, अब अमाइनो एसिड जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसी तरह ग्लूकोज ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे प्रोटीन हो गया। प्रोटीन कैसे बना? बहुत सारे फिर ऊपर के अमाइनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर प्रोटीन बना देते हैं। इसी तरह बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर वो स्टार्च बना देते हैं, ठीक है। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल, इसकी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाती हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट किसको कहा जाता है? मॉलिक्यूलर वेट ये है, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ। तो ग्लूकोज लेकर, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो C6 का क्या है? अब ये कार्बन है ना, तो कार्बन इसके अंदर कितने हैं? कार्बन इसके अंदर 12 हैं, तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12 मल्टीप्लाई बाई इसका मास कितना है? 1। इसी तरह प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 6 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो आप सबको मल्टीप्लाई करके 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 12 1 = 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 16, तो इसका आता है 180। तो ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरह मॉलिक्यूलर वेट मालूम किया जाता है, इसकी बुनियाद पर हम माइक्रो और मैक्रो कह देते हैं। अब मॉलिक्यूल आपस में आगे मिलकर हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या बना देते हैं? आगे ऑर्गेनीलीज बना देते हैं। ऑर्गेनीलीज, अब ऑर्गेनीली क्या है आपको बता देता हूँ। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन इन अ स्पेसिफिक रेशो टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनीलीज, ठीक है। अब ऑर्गेनीली क्या है? ऑर्गेनीली इज द स्मॉल बॉडीड ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज होते हैं। हर एक स्मॉल बॉडी का अपना फंक्शन होता है। दिस इज नोन एज ऑर्गेनीली। फॉर एग्जांपल आप क्या हैं? फॉर एग्जांपल आप लोग अगर जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गल्जी बॉडी है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, लेट्स सपोज राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनीली है। ये किस चीज़ से मिलकर बना है? प्रोटीन और आरएनए से। तो अगर आप प्रोटीन और आरएनए को देखें तो ये तो ऊपर मॉलिक्यूल में आते थे, यानी माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल में। प्रोटीन भी मैक्रो मॉलिक्यूल था, इस तरह ये भी आरएनए। तो देखो दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ऑर्गेनीली बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। नेक्स्ट है सेल। अब ये राइबोसोम, इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साथ गल्जी बॉडीज, इसके साथ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये आपस में अटैच होकर फिर क्या बना देते हैं? एक स्ट्रक्चर बना देते हैं विच इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। जिस तरह कमरे में, जिस तरह स्टूडेंट्स कमरे में बेसिक यूनिट जो है वो मेरे साथ ईंट होती है, तो इसी तरीके से हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल होता है। सो डिफरेंट ऑर्गेनीलीज यूनाइट टू फॉर्म सेल। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कमरे का जो फंक्शन है या कमरे का जो स्ट्रक्चर है उसका बुनियादी क्रेडिट किसको जाता है? ईंटों को जाता है। कमरे का स्ट्रक्चर
स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप का होता है। कमरे का फंक्शन हमें सर्दी, गर्मी, धूप से बचाती हैं, ये एक कमरे का फंक्शन है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? ईंटों को जाता है। तो इस तरह हमारे बॉडी के अंदर बुनियादी तौर पर सेल होते हैं। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, यानी मैं जो हाथ जैसा नज़र आता है, पाँव जो पाँव जैसे नज़र आते हैं, आंखें जो आंखें जैसे नज़र आती हैं, दिस इज स्ट्रक्चर। फंक्शन, दिल का काम क्या है, दिमाग का काम क्या है, तो ये है फंक्शन। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का बुनियादी यूनिट क्या है? सेल है। तो ये सेल किस चीज़ से मिलकर बना है? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज से। तो कौन कौन से अब सेल की बुनियाद पर फिर दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनी मीन वन एंड मल्टी मीन मिनी। सेल को कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उसको सिंपल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं टिश्यू की तरफ। टिश्यू क्या है? जब कई सारे सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन मेक अ टिश्यू। कई सारे सिंपल टिश्यू, कई सारे सेल आपस में मिलकर, कौन से सेल? सिमिलर सेल। जब सिमिलर सेल आपस में मिल जाएं, दिस इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, सिमिलर सेल आपस में मिल जाएं और उसका कोई खास फंक्शन भी हो, ये ज़रूरी है, अदरवाइज फिर हम इसको टिश्यू नहीं कह सकते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? लेट सपोज ब्लड इज द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू एंड इट इज़ द ओनली टिश्यू इन आवर बॉडी विच इज़ फ्लूइड इन नेचर, जो बहता है, लिक्विड इन नेचर है। कैसे? वो इस तरह कि आपको मालूम है कि ब्लड के अंदर क्या चीज़ होती है? ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल, तो देखो सेल इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह WBC वाइट ब्लड सेल, इसी तरह प्लेटलेट्स। तो देखो 3 किस्म के सेल आपस में मिलकर एक चीज़ बना रहे हैं जिसको ब्लड कहता है, और ब्लड का खास फंक्शन भी है जिसका फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो देखो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये ब्लड इसका एग्जाम्पल है, ये टिश्यू का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह हड्डियाँ, बोन इज आल्सो द कम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। नाम अगर आप याद रखते हैं वो ठीक है, अगर आसान नाम रखते हैं तो भी ठीक है। तो बोन 3 किस्म के सेलों से मिलकर बना होता है, कंड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट, ब्लास्टोसाइट। तो ये 3 किस्म के सेल से। इसी तरह फ्लोएम और जाइलम एंड फ्लोएम तो आप जानते हैं, जाइलम जो है वो टिश्यू है प्लांट के अंदर जो पानी को लेकर जाता है, और फ्लोएम इज दैट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी विच ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द होल प्लांट बॉडी। सो सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल, 2 किस्म के सेल आपस में मिल गए, खास फंक्शन है। सो दिस मेक्स अ टिश्यू विच इज नोन एज फ्लोएम टिश्यू। इसी तरह वेसल सेल एंड ट्रिकीड्स, दीज आर द 2 स्पेशल सेल्स विच कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म अ स्पेशल टिश्यू विच इज नोन एज जाइलम टिश्यू। तो देखो ये टिश्यू के एग्जाम्पल। अब कई सारे टिश्यू आपस में मिलकर बोन हैं, ब्लड हैं, मसल्स हैं, ये कई सारे टिश्यू, आगे कार्टिलेज भी हैं जिसको हम नरम हड्डी कहते हैं, ये आपस में मिलकर, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, इस हाथ में मसल भी हैं, इस हाथ के अंदर हड्डियां भी हैं, इसी हाथ में ब्लड भी हैं, इसी हाथ में बोन्स भी हैं, तो ये कार्टिलेज भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर देखो हाथ को बना रहे हैं। तो हैंड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्गन। So when different tissue combine together and form a specific function is known as organ. For example hand में bone, blood, muscle and cartilage, तो ये सारी चीज़ें मिलकर देखो आर्गन बना रहे हैं। इसी तरह हार्ट किस चीज़ से मिलकर बना है? ब्लड, नर्व, एपिथेलियल टिश्यू, ये सारे मिलकर, ये सारे टिश्यू हैं, तो टिश्यू मिलकर देखो एक आर्गन बना रहे हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स का आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। अब कई सारे आर्गन आपस में इकट्ठे हो जाएं और इस तरीके से इकट्ठे हो जाएं कि बॉडी की ज़रूरत को पूरा करें, बॉडी में कोई ख़ास फंक्शन कर सके। When different organ coordinated in such a way that it gives a specific function, it is known as system, mean organ system. कौन कौन से सिस्टम? लेट सपोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है, इसमें 3 किस्म के आर्गन देखो इन्वॉल्व हैं। एक है हार्ट, ये एक आर्गन है। इसी तरह वेसल्स, ये जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, इसके अलावा ये इसमें ब्लड भी शामिल होते हैं। तो देखो ये 3 किस्म की चीज़ें आपस में जमा होकर एक ख़ास फंक्शन दे रहे हैं। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो माउथ हैं, इसी तरह फेरिंग्स हैं, इसी तरह ओसोफेगस हैं, स्टमक हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो डिफरेंट आर्गन आपस में मिलकर सिस्टम बना रहे हैं।
तो अब कई सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे कई सारे सिस्टम आपस में मिलकर फिर किसी बड़े ऑर्गेनिज्म का सबब बनते हैं. सो डिफरेंट सिस्टम यूनाइट एंड कोऑर्डिनेट टू फॉर्म अ होल बॉडी. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे मेक द बॉडी ऑफ एनी एनिमल. इसी तरह प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स ये ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, ये रूट के अंदर अपने सिस्टम है, स्टेम के अंदर अपने सिस्टम है, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, एवापोरेशन का सिस्टम है. तो ये मिलकर आगे प्लांट बॉडी को बना देते हैं. नेक्स्ट, अब यही ऑर्गेनिज्म जो है आगे आपकी बुक में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पेज पर डायग्राम में इनके नाम आए हुए हैं. पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर. तो पॉपुलेशन किसको कहते हैं? नाम चूंकि मौजूद हैं तो इसी वजह से इसको सीख ले. बकाया बुक में इसकी तफसील नहीं है, मैं भी शॉर्ट आपके सामने रख देता हूँ. ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल मैं हाथी या जिराफ या इसके अलावा चूहे या गधे को ले लूँ, वो एक ऑर्गेनिज्म है. अगर एक जैसे ऑर्गेनिज्म किसी खास एरिया में रह रहे हैं, एक जैसे ऑर्गेनिज्म, सिर्फ गधे, सिर्फ जिराफ, सिर्फ मकड़ियाँ, सिर्फ मच्छर अगर किसी खास इलाके में रह रहे हैं एक वक्त में, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन. सिमिलर स्पीशी लिविंग टुगेदर इन स्पेसिफिक एरिया. ठीक है. अब कम्युनिटी किसको कहते हैं? अगर डिफरेंट स्पीशी, गधा, चूहे, बिल्लियाँ, ग्रासेस, मस्टर्ड प्लांट, एप्पल, रोज, एक बाग आप ले लें तो बाग में मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स, एनिमल्स आपस में इकट्ठे रहते हैं. तो डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन अ सेम एरिया, दिस इज नोन एज कम्युनिटी. अब कम्युनिटी जहाँ पर रह रही है, जहाँ पर आपका बाग है, जहाँ पर जंगल है, तो जंगल भी कम्युनिटी के एग्जाम्पल हैं. तो जंगल के में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनका एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप. ठीक है, एनवायरनमेंट का उस पर क्या इफेक्ट है, इन ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट है. दिस एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम. जैसे डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, समंदर एक इकोसिस्टम है. समंदर में पानी है, हवा आती है, हवा होती है इसके अंदर. इसके अलावा जो है ना लाइट है, इन सब के साथ फिशेस का रिलेशनशिप होता है. हम जहाँ पर रहते हैं हमारा एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है. तो दिस एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम दुनिया में हर जगह पर नहीं है. जिन जिन जगहों पर इकोसिस्टम है उस जगह को कहते हैं बायोस्फीयर. सो द रीजन ऑन अर्थ सरफेस, द रीजन ऑन अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल अगर आप एक मखसूस हद तक ऊपर चले जाएं फिर उसके बाद लाइफ अवेलेबल नहीं है. ठीक है, क्यों? उसके बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है. तो देखो वो बायोस्फीयर नहीं है. बकाया पानी भी बायोस्फीयर है, हवा भी बायोस्फीयर है, सुराखी भी, जंगल भी, पहाड़ भी, ये सारे बायोस्फीयर में आते हैं. तो दिस इज नोन एज बायोस्फीयर. अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे साथ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म सिंपल टू कम्प्लेक्स तो जा चुके हैं. अब सिंपल टू कम्प्लेक्स जाने के बाद इसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई है. सेल के बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को किस तरह डिवाइड करते हैं. तो सेल है क्या, जिस तरह आपको पहले बताया कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसकी बुनियाद पर, सेल की बुनियाद पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंपलेस्ट हैं, जो एक सेल से मिलकर बने हैं. सच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिसके अंदर सारे के सारे सिस्टम अवेलेबल होते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम. एक ही सेल के अंदर वो एक ही सेल एक्टिविटी होते हैं और वो सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को मुतारिफ करता है, रिप्रेजेंट करता है, और वो ऑर्गेनिज्म बाकायदा ठीक ठाक लाइफ उसकी पॉसिबल भी होती है और वो एनवायरनमेंट में जिंदा भी रहता है. तो इसकी एग्जांपल क्या है? यूनिसेलुलर की एग्जांपल जो है वो हमारे साथ है अमेबा. अब अमेबा जो है आपके लेवल की बातें हैं. अमेबा, क्लेमोडेमोनास, क्लेमोडेमोनास के अलावा यूग्लिना. ठीक है, तो आप अगर पिछले वीडियो में आप जाएं तो वहां पर आपको यूग्लिना, अमेबा का स्ट्रक्चर किस तरह है. अमेबा का स्ट्रक्चर जो है आप जिस तरह भी ड्रा करें, ये अमेबा है. इसके दरमियान न्यूक्लियस होता है. इसमें बाकायदा कंट्रेक्टाइल विक्यूल पाए जाते हैं, कंट्रेक्टाइल विक्यूल. ठीक है, इसमें फूड विक्यूल होते हैं. ठीक है, ये अमेबा है. इसी तरह क्लेमोडेमोनास भी होता है. क्लेमोडेमोनास कुछ इस तरह इसका शेप होता है. ठीक है, तो ये है यूनिसेलुलर. नेक्स्ट हमारे साथ है
कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होते तो हैं यूनिसेलुलर, लेकिन फिर भी वो कॉलोनी के शक्ल में रहते हैं, क्योंकि एक सेल अकेला नहीं रह सकता। सो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर इन नेचर बट लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। इसकी एग्जांपल क्या है? वोल्वॉक्स कॉलोनी। वोल्वॉक्स कॉलोनी में इंडिविजुअल सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट फॉर एवरी सेल। चूंकि कॉलोनी के शक्ल में रहते हैं तो हर एक सेल का अपना अपना काम होता है। किसी सेल का काम होता है रिप्रोडक्शन, किसी सेल का काम होता है कॉलोनी को हरकत देना, किसी सेल का काम होता है एक्सक्रीशन करना, किसी सेल का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो देखो डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में, और ये एक ट्रेंड है जो जा रहा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की जानिब। और आपको अगर आप कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म को देख लें, वोल्वॉक्स को, कॉलोनियल कॉलोनी को, तो इसमें जो एक नुक्ता आपको नज़र आ रहा है तो गोया इसके अंदर 200 के करीब ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद हैं। इसके बाद कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म के बाद तीसरा जो स्टेप होते हैं वो है मल्टी सेलुलर। एज द नेम इंडिकेट, मल्टी मीन मिनी। दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मिनी सेल इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन सेल। अब आगे क्या है? वो मोर देन वन सेल क्या है? बेसिक यूनिट तो इनके अंदर सेल होता है। सो एवरी ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट इज सेल एंड टर्न, वो आगे सेल क्या बन जाते हैं? आगे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, वो टिश्यू मिलकर आगे आर्गन, आर्गन से आगे सिस्टम, सिस्टम से आगे पूरी बॉडी बना देते हैं। इसी वजह से सच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक एवरेज पर्सन जो 75 किलोग्राम का होता है, उसके चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल होते हैं। तो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है। और हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप ऑफ सेल होते हैं? कितने टाइप ऑफ सेल होते हैं? 150 टाइप ऑफ सेल हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से? निफ्रॉन एक सेल का नाम है, न्यूरॉन एक सेल का नाम है, इसी तरह रेड ब्लड सेल, इसी तरह वाइट ब्लड सेल, इसी तरह ऑस्टियोसाइस्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, मुख्तलिफ किस्म के सेल हैं। तो मोर देन 150 सेल आर देयर विच मेक्स द टोटल मोर देन 100 बिलियन ऑफ सेल एंड एवरेज 75 किलोग्राम पर्सन आइदर ही और शी। तो निफ्रॉन मौजूद होते हैं किडनी में, न्यूरॉन बनाते हैं मौजूद होते हैं ब्रेन में, रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं ब्लड में। तो देखो ये डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, और वो सिस्टम आपस में मिलकर बॉडी बना रहे हैं। तो इट मेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे फ्रॉग हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ चुके होंगे आप, और इसको एंजॉय भी कर चुके होंगे। अगर आपको किसी किस्म का इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा।